अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी बीमारी की पहचान की बात करते हैं ना, हम्म। तो वहाँ हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग की तरह। जी। जैसे कल्पना कीजिए किसी के हाथ में बहुत तेज दर्द है, हम्म। वो अस्पताल जाता है, उसका एक्सरे होता है, हाँ। और फिर उस फिल्म पर वो टूटी हुई हड्डी एक साफ काली पृष्ठभूमि पर चमक उठती है, हाँ। और डॉक्टर बस उस बारीक सी लाइन की तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए, ये रही लिक्कत, हड्डी यहाँ से क्रैक्ड है। सही कहा। और वो कहता है कि हम इस पर प्लास्टर चढ़ाएंगे और 6 हफ्ते में ये जुड़ जाएगी। बिल्कुल। ये जो स्थिति है ना, ये बहुत ही स्पष्ट होती है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। मतलब या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता, कोई रहस्य नहीं होता। इंसान को साफ पता होता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। और मुझे लगता है कि ये स्पष्टता हमें एक अजीब सा सुकून भी देती है, एक मनोवैज्ञानिक सुकून। 100%। क्योंकि हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि जब चीजें हमारे सामने साफ दिखाई देती है ना, जब हम उन्हें किसी खांचे में बांट सकते हैं, तो हमारा डर अचानक से कम हो जाता है। हाँ, हमें लगता है कि चीज़ हमारे नियंत्रण में है। सही बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इंसान के भाग्य, उसके कर्म या भविष्य की बात करते हैं। हाँ, जीवन की उन अनिश्चितताओं की दुनिया जहाँ कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। बिल्कुल। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा क्यों हुआ या कल क्या होने वाला है, तो वो साफ दिखने वाली तस्वीर अचानक से बहुत ही धुंधली हो जाती है। बहुत डरावनी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास समस्याओं को नापने का कोई पैमाना ही नहीं होता। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसे ही एक धुंधले और रहस्यमयी परिदृश्य में गोता लगाने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने आज कोई आम लेख या किसी साइंस मैगजीन का हिस्सा नहीं है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो एक बेहद विशिष्ट और प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ का परिचयात्मक पृष्ठ है। जिसे पारंपरिक तौर पर लाल किताब के सिद्धांतों का मूल आधार माना जाता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये ग्रंथ पुराने ज्योतिष को और भाग्य को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। एकदम उल्टा कर देता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये विशिष्ट ग्रंथ ज्योतिष को कोई जादू या कोई आसमान से उतरा ईश्वरीय दावा नहीं मानता, बल्कि ये इसे जीवन की ठोस सच्चाइयों और अनिश्चितताओं से निपटने का एक बेहद व्यवहारिक टूल बताता है। सही कहा। ये पाठ अपने आप में एक पूरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए ये एक अनोखी यात्रा होगी, क्योंकि चाहे कोई ज्योतिष की दुनिया में यकीन रखता हो या इसे सिरे से नकारता हो, इस पाठ के भीतर जो मानव मनोविज्ञान छिपा है ना, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ भविष्यवाणियों का कोई अंधविश्वासी पुलिंदा नहीं है। ये संकट के समय हमारे व्यवहार का एक बहुत गहरा विश्लेषण करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि जब इंसान चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है, तब वो उनका सामना आखिर करता कैसे है। और इसकी शुरुआत ही बहुत दार्शनिक होती है। स्रोत सामग्री में सबसे पहले एक वाक्य है। उसमें लिखा है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, कलम चले खुद कर्म पे अपने। बहुत ही गहरी बात है ये। मतलब इंसान अपने ही लिखे भाग्य और अपने ही कर्मों की जंजीर से बंधा है। और इसके तुरंत बाद ये ग्रंथ साफ कर देता है कि यह विद्या कोई मौत का इलाज नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट कहता है कि अगर दुनिया में मौत का कोई पक्का इलाज होता, तो वो सिर्फ बीमारी का ही होता। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये ज्योतिष को कोई जादुई छड़ी नहीं मानता। इस विचार को समझाने के लिए पाठ में दो बहुत ही शानदार उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा पानी वाली है ना? हाँ, पहली उपमा ये है कि अगर पानी किसी नाली में पूरे वेग से बह रहा है, तो ये ज्योतिष उस पानी को पूरी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करता, या उसे पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल, बल्कि वो उस पानी के रास्ते में कोई ईंट या पत्थर रखकर उसके बहाव को थोड़ा मोड़ने की कोशिश करता है, ताकि बस नुकसान कम हो। यह दिलचस्प बात यह है कि ये पाठ शुरू से ही बहुत विनम्र है। कैसे? मतलब ये अपनी सीमाएं जानता है। ये तुरंत स्पष्ट कर देता है कि ये कोई खुदाई दावा नहीं कर रहा है। खुदाई दावा यानी ईश्वरीय शक्ति होने का भ्रम। बिल्कुल। दुनिया में कई ऐसी विधाएं हैं जो दावा करती हैं कि वे सब कुछ बदल सकती हैं, रातों रात चमत्कार कर सकती हैं। हाँ, जैसे सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ये ग्रंथ इंसान की और खुद इस विद्या की सीमाओं को स्वीकार करता है। ये नहीं कहता कि मैं तूफान को आने से रोक दूंगा। ये कहता है कि तूफान तो आएगा, वो प्रकृति का नियम है,
लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि उससे बचने के लिए अपने घर के बाहर दीवार कहाँ खड़ी करनी है। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, ये बचाव का रास्ता देता है। अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो ये विचार बिल्कुल वैसा है जैसे मूसलाधार बारिश को रोकने की कोशिश करने के बजाय, जो कि नामुमकिन है। हाँ, जो कि नामुमकिन है, तो बारिश रोकने के बजाय बस अपने ऊपर एक मजबूत छाता खोल लेना। बहुत बढ़िया उदाहरण है। बारिश फिर भी हो रही है, लेकिन आप भीगने से बच गए। और इसी बचाव से मुझे स्रोत की दूसरी उपमा याद आती है। वो दैविक दीवार वाली? हाँ, पाठ में एक दैविक दीवार का जिक्र है। उसमें लिखा है कि भाग्य के मैदान में कई बार इंसान पर जुल्म करने वाले जालिम शेर आ जाते हैं। शेर मतलब कोई बहुत बड़ा संकट। सही। तो ये विद्या क्या करती है? ये उस शेर को गोली नहीं मारती, ये बस इंसान और उस शेर के बीच एक दैविक दीवार खड़ी कर देती है। और अगर शेर ऊंची छलांग लगाए? कि शेर न तो मरे और न ही इंसान को पकड़ पाए। अंत में वो शेर खुद ही दीवार फांदने की कोशिश में थक कर हार मान ले और इंसान सुख की सांस ले सके। ये विचार पूरी तरह से रक्षात्मक है। मतलब यहाँ शेर हमारे जीवन के प्रारब्ध या अचानक आई बीमारियों का प्रतीक है, जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। बिल्कुल। दीवार खड़ी करने का मतलब है अपने कर्मों और उपायों से अपना बचाव करना। ये संघर्ष को टालने की कला है। हाँ, मुश्किल वक्त को शांति से गुजारने की कला। हाँ, ये हमें सिखाता है कि हर लड़ाई प्रकृति के नियमों से सीधे टकराकर नहीं जीती जाती। कभी कभी सिर्फ डटे रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? क्या ये दैविक दीवार वाली बात किसी नाकामयाब ज्योतिषी के लिए बचने का एक आसान रास्ता नहीं है? हाँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा मतलब है, सोचिए, अगर किसी ज्योतिषी ने कोई उपाय बताया और फिर भी वो शेर यानी मुसीबत इंसान को खा गई, तो ज्योतिषी आसानी से कह सकता है कि अरे, शेर ने ज्यादा ऊंची छलांग लगा दी थी, मेरी दीवार छोटी पड़ गई। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या ये ढांचा अपने आप में एक एस्केप रूट या बचने का बहाना नहीं लेकर चल रहा है? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने से ये वाकई एक बहाना लग सकता है ना? लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये दरअसल इंसान को हताशा से बचाने का एक तरीका है। हताशा से कैसे? देखिए, जब कोई बड़ी त्रासदी होती है तो इंसान खुद को कोसता है या पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, वो सोचता है कि काश मैंने कुछ और किया होता। बिल्कुल। ये दीवार और शेर का मॉडल इंसान को ये स्वीकार करने में मदद करता है कि कुछ ताकतें उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। ये इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उसने अपना पूरा बचाव किया, उसने दीवार बनाई, लेकिन कभी-कभी विपत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे रोका नहीं जा सकता। ओहो, तो ये कोई बहाना नहीं बल्कि उस ट्रॉमा को सहने की एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। बिल्कुल सही। ये इंसान को सांत्वना देता है कि उसने बिना लड़े हार नहीं मानी। ये नजरिया वाकई से एक अलग रोशनी में पेश करता है और शायद इसीलिए इस जटिल मनोविज्ञान को संभालने के लिए जैसे इस विद्या को सीखने वाले छात्रों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वे भी बहुत कड़े हैं। बहुत ही कड़े और अनोखे नियम है। हाँ, स्रोत सामग्री के एक बड़े हिस्से में सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया है कि इस ज्ञान का अभ्यास करने वाले को कैसा होना चाहिए। जैसे इसकी नींव का रंग चमकीला लाल यानी खूनी रंग बताया गया है। हाँ, और अक्षरों की भी एक सीमा तय की गई है। बिल्कुल, ज्ञान को वर्णमाला के अलिफ से लेकर केवल 35 अक्षरों में समेटने की कोशिश की गई है। मतलब कोई बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सीमित दायरे में रहकर काम करना है। इन नियमों के पीछे ना एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींचने की कोशिश की गई है। कैसी सीमा रेखा? जब कोई विद्या रहस्यमयी होती है तो उसमें कल्पनाओं की उड़ान भरने का बहुत खतरा होता है। लोग अपनी तरफ से बातें जोड़ने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। इस पाठ में एक जगह बहुत ही सख्ती से कहा गया है कि मनगढ़ंत बातें या फर्जी अनुमान लगाने से सिर्फ डर और भ्रम पैदा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस विद्या का अभ्यास करने वालों को अपनी तरफ से कहानियां बनाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। उन्हें ठोस मापदंडों पर ही काम करना है। हाँ, ये उनके दिमाग को भटकने से रोकता है। लेकिन इन तमाम कड़े निर्देशों में एक शर्त ऐसी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। कौन सी शर्त? ये शर्त कहती है कि कुंडली बनाने का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी ही कुंडली देखना इस ज्योतिष को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होगी। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। ये मुझे बहुत अजीब और विरोधाभासी लगा।
आमतौर पर हम कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे पहला कदम होना चाहिए। हाँ, सामान्य सोच यही कहती है। अगर कोई व्यक्ति खुद के ही जीवन को नहीं समझ पा रहा, तो वो दुनिया के दूसरे लोगों के जीवन को कैसे समझेगा? पहली नजर में ये वाकई एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम मानव स्वभाव की गहराई में उतरें तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अच्छा। देखिए, विशेषज्ञता और निष्पक्षता ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब बात हमारी खुद की जिंदगी, हमारे परिवार या हमारे खुद के भविष्य की होती है, तो दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाता। हम बायस्ड हो जाते हैं। यानी हम वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। बिल्कुल। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे? हम अपने ही डरों और असुरक्षाओं से इतने घिर जाते हैं कि किसी छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ, राई का पहाड़ बना लेते हैं। हाँ, खुद की कुंडली देखना इंसान को या तो अति आत्मविश्वासी और अहंकारी बना सकता है या फिर उसे खौफ में डाल सकता है। इसलिए विद्या को शुद्ध रखने के लिए और ज्योतिषी के दिमाग को शांत रखने के लिए खुद को उस पूरे समीकरण से बाहर निकालना जरूरी है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी सर्जन वाले नियम जैसा हो गया। सर्जन वाला नियम? हाँ, जैसे मेडिकल दुनिया में एक अलिखित नियम है ना कि कोई भी सर्जन अपने ही परिवार के किसी करीबी सदस्य का बड़ा ऑपरेशन नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ कांपेंगे या उसे सर्जरी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि भावनाएं उसके फैसलों पर हावी हो सकती हैं। एकदम सही। भावनाएं निष्पक्षता की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने। और इसी निष्पक्षता और समाज सेवा के भाव को पुख्ता करने के लिए इसमें कुछ सामाजिक नियम भी जोड़े गए हैं। जैसे एक जगह ये पाठ कहता है कि विषय को गलत बताने वाला या आपकी आलोचना करने वाला सहायक ही आपका सच्चा मित्र होता है। जो आपकी गलतियां सुधारे। हाँ, और एक बहुत ही सुंदर फलसफा ये भी दिया गया है कि दुनिया में बेवकूफों या कुएं के मेंढक जैसे आलोचकों से आपको दुख मिल सकता है। कुएं के मेंढक, ये शब्द बहुत ही सटीक है ना? लेकिन एक साधक की शराफत इसी में है कि वो अपने दुनियावी साथियों का भला करे। कर भला, हो भला, अंत भले का भला। यानी आपका काम बहस जीतना नहीं है, बल्कि अपना काम करते रहना। बिल्कुल। अब यहाँ मामला बेहद रोचक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्योतिषी के नियमों से आगे बढ़कर इस ग्रंथ के असली गणितीय हिस्से की तरफ बढ़ते हैं ना, जी, तो ये पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से पूरी तरह बगावत करता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बगावत। स्रोत सामग्री में पुराने ज्योतिष और इसमें मुख्य अंतर के नाम से एक पूरा खंड है। हाँ। और इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सदियों पुराने स्थापित नियमों को सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। हाँ, पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने नक्षत्रों को भुला दिया। हाँ। पंचांग को पूरी तरह छोड़ दिया। 28 नक्षत्रों और 12 राशियों के उस उलझे हुए हिसाब किताब को किनारे करके इन्होंने सिर्फ मेष राशि को ही हमेशा के लिए लग्न मान लिया। हाँ, और 12 घर पक्के कर दिए। इसने तो हजारों साल के गणितीय ज्योतिष के बुनियादी ढांचे को ही नकार दिया। आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्या थी? अगर हम इससे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो हमें इस ग्रंथ के उस सिद्धांत पर ध्यान देना होगा जो कहता है कि ख्यासी ख्याल यानी सैद्धांतिक या केवल हवा में तैरने वाले ख्यालों के बजाय जिंदगी के ठोस यथार्थ को बुनियाद मानना चाहिए। ठोस यथार्थ यानी जो सच में हो रहा है। बिल्कुल। प्राचीन पारंपरिक ज्योतिष अत्यधिक गणितीय, सूक्ष्म और अमूर्त था। हाँ, बहुत जटिल गणनाएं होती हैं उसमें। आसमान में नक्षत्रों के चरण क्या हैं, पंचांग क्या कह रहा है, ग्रहों की डिग्रियां कहाँ हैं, ये सब इतना जटिल था कि आम आदमी की समझ से परे था। इस नई प्रणाली ने उस आसमानी जटिलता को ही खत्म कर दिया। मेष को हमेशा के लिए पहला घर मानने का मतलब है कि इन्होंने जन्म कुंडली को एक स्थिर सांचे में बदल दिया। अच्छा। इससे सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि भावेश का चक्कर ही खत्म हो गया। जरा रुकिए, मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। पारंपरिक ज्योतिष में अगर मैं सही समझ रही हूँ तो भावेश का मतलब है घर का स्वामी। एकदम सही। मान लीजिए जन्म के समय आसमान में जो राशि पूर्व दिशा में है वो आपका पहला घर बन जाता है। हाँ। अगर वो सिंह राशि है तो पहले घर का स्वामी सूर्य हो गया। अगर वो कन्या राशि है तो स्वामी बुध हो गया। बिल्कुल। यानी हर इंसान के लिए हर घर का स्वामी बदलता रहता था। तो क्या इन्होंने इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंका? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पारंपरिक ज्योतिष में राशियां बदलती थी तो हर घर का मालिक या भावेश भी बदल जाता था। तो गणित बहुत पेचीदा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इस विद्या ने कहा कि नहीं, हम राशियां फिक्स कर देंगे। पहला घर हमेशा मेष राशि का ही होगा और दूसरा घर हमेशा वृषभ का। हाँ, और ऐसा ही आगे तक चलेगा।
इसने पूरे ब्रह्मांड के समीकरणों को इतना सीधा कर दिया कि अब सारा ध्यान आसमान की उन जटिल गणनाओं पर नहीं रहा, बल्कि ग्रहों के सीधे और स्पष्ट प्रभाव पर केंद्रित हो गया। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मतलब इन्होंने आसमान को देखने के बजाय एक ऐसा फिक्स्ड ग्रिड बना दिया जहां जमीन पर क्या हो रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी हो गया। बिल्कुल, जमीन की हकीकत। और यही बात हमें इस स्रोत सामग्री के उस हिस्से की तरफ ले जाती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा हिस्सा? हालात और लक्षण। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये विद्या ग्रहों की स्थिति जानने के लिए दूरबीन लेकर आसमान में नहीं देखती, बल्कि हमारे आसपास हो रही भौतिक घटनाओं पर नजर रखती है। सिम्टम्स या लक्षणों पर। हाँ, उदाहरण के लिए पाठ में लिखा है कि शनि का मंदा होना या शनि का बुरा प्रभाव किसी कागज से तय नहीं होता। ये रोजमर्रा की घटनाओं से तय होता है, जैसे किसी को सांप का डस लेना, किसी का मकान अचानक गिर जाना, आंखों की खराबी होना, हाँ, या फैक्ट्री में मशीनों का बार बार खराब होना। अगर ये घटनाएं जमीन पर हो रही हैं, तो ये इस बात का ठोस सबूत है कि शनि खराब चल रहा है। बिल्कुल, ये घटनाओं को ग्रहों से जोड़ता है। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी का मकान गिर जाता है, तो क्या ये सिर्फ खराब सीमेंट, खराब इंजीनियरिंग या किसी ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा नहीं हो सकता? मशीनों का खराब होना तो मेंटेनेंस की कमी भी हो सकती है। हर भौतिक दुर्घटना के लिए किसी ग्रह को दोष देना क्या इंसान को उसकी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर देता? ये एक बहुत ही तार्किक आपत्ति है। आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो मकान का गिरना यकीनन इंजीनियरिंग की विफलता है ना? लेकिन यहाँ हमें फिर से मनोविज्ञान की तरफ लौटना होगा। कैसे? जब किसी इंसान का घर गिरता है तो उसके लिए वो सिर्फ ईंट पत्थर का नुकसान नहीं होता, वो उसकी दुनिया उजड़ने जैसा होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सदमा है। उस भारी मानसिक आघात के समय अगर कोई उससे कहे कि ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, तो वो शायद पूरी तरह टूट जाए। उसे खुद पर ही गुस्सा आएगा। लेकिन जब एक प्रणाली उस घटना को एक ब्रह्मांडीय अर्थ दे देती है कि ये शनि का प्रभाव है, अच्छा, तो ये उस इंसान के अमूर्त दुख को एक ठोस आकार दे देती है। मतलब ये उसे दर्द को प्रोसेस करने का एक तरीका देती है। बिल्कुल, ये तरीका किसी बहुत ही अनुभवी डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा सिर्फ ब्लड रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहता, वो मरीज के शारीरिक लक्षणों को देखता है। आंखें पीली तो नहीं है, त्वचा खुश्क तो नहीं है, हाँ, नब्ज की गति कैसी है। ये ज्योतिष प्रणाली भी हूबहू यही कर रही है। ये आसमान के प्रभावों को भौतिक घटनाओं में अनुवादित कर रही है। मकान का गिरना एक ऐसा भौतिक सत्य है जिसे सब देख सकते हैं। और जब समस्या भौतिक है तो उसका समाधान या उपाय भी भौतिक और व्यावहारिक होता है। ये इंसान को रोने के बजाय कुछ करने का रास्ता देता है। ये दृष्टिकोण तो बहुत ही व्यावहारिक है। ये शकों और संदेहों की जगह एक दिशा देता है। बिल्कुल। और पाठ में आगे ये भी कहा गया है कि हस्तरेखा यानी पामिस्ट्री को देखकर भी कुंडली बनाई जा सकती है। हाँ, चेहरे या माथे की लकीरों से भी इंसान के 120 साल तक का वर्षफल बनाया जा सकता है ताकि जिंदगी की हालत को सुधारा जा सके। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पूरे ग्रंथ में लगी ना, वो ये है कि ये मामूली कष्टों की बजाय सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों पर गौर करने की सलाह देता है। हाँ, ये बहुत काम की बात है। मतलब अगर आज सुबह आपको चाय ठंडी मिल गई या आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो उसके लिए आसमान के तारों को दोष मत दो। बिल्कुल। अपना ध्यान जीवन की बड़ी तस्वीर पर रखो। हाँ, असली समस्याओं पर। ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की बात है। इसके अलावा पारंपरिक विचारों को तोड़ने का एक और बड़ा उदाहरण इस पाठ में मिलता है। वो क्या है? ग्रहों का कैद न होना। अच्छा। स्रोत स्पष्ट कहता है कि राहु केतु या सूर्य बुध वर्ष कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन पुरानी मान्यताओं में तो ग्रहों की चाल के बहुत सख्त नियम थे ना? हाँ, जैसे बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहे। लेकिन ये प्रणाली प्रकृति के अप्रत्याशित स्वभाव को अपनाती है, यानी जो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये मानती है कि जीवन हमेशा तयशुदा गणितीय नियमों के अनुसार एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें हमेशा आश्चर्य और अचानक होने वाले बदलावों की गुंजाइश होती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? हमारे पास जो ये स्रोत सामग्री थी ना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये विशिष्ट ग्रंथ केवल भविष्यवाणियों की कोई साधारण किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा है,
एक सर्वाइवल फ्रेमवर्क है जो इंसान को अज्ञात के डर से निकालता है। सही कहा। ये हमें बड़ी ही बेबाकी से बताता है कि मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जीवन रूपी नाली का पानी है, उसे हम अपने कर्मों की ईंटों से दिशा दे सकते हैं। बहुत खूब। ये हमें उस जालिम शेर के सामने घुटने टेकने के बजाय एक रक्षात्मक दैविक दीवार खड़ी करना सिखाता है ताकि हम लड़ सकें। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। कौन सा सवाल? मानव स्वभाव और अनिश्चितता से निपटने के हमारे सदियों पुराने तरीकों के बारे में। हम इंसान अक्सर अपने जीवन की समस्याओं का हल बहुत दूर आसमान में खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, सितारों की चाल में। हम सोचते हैं कि जवाब कहीं बाहर है, लेकिन ये विशिष्ट पाठ हमें आसमान से वापस जमीन पर खींच लाता है। बिल्कुल। ये कहता है कि तुम्हारे सवाल भी यहीं इसी दुनिया में हैं और उनके जवाब भी तुम्हारे आसपास की भौतिक घटनाओं में ही छिपे हैं। ये हमें अपनी समस्याओं के प्रति मूक दर्शक बनने के बजाय प्रोएक्टिव बनाता है। बिल्कुल। ये हमें अपने जीवन का सक्रिय भागीदार बनाता है और इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे ग्रंथ और इसके पीछे के दर्शन को खंगालने के बाद सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर कोई भी अपने खाली समय में विचार कर सकता है। बिल्कुल। अगर ये विशिष्ट विद्या ये मानती है कि ग्रहों का असर कागज की जटिल गणनाओं से ज्यादा हमारे जीवन के आसपास की भौतिक घटनाओं में झलकता है, जैसे मकान का गिरना या मशीनों का टूटना, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आसमान के तारों के बदलने का इंतजार करने के बजाय अपने आसपास के माहौल और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलकर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम उस जालिम शेर को नहीं मार सकते, तो क्या हम अपनी इच्छा शक्ति की ईंटों से इतनी मजबूत दीवार बना सकते हैं कि डर खुद ही थक कर लौट जाए? बहुत ही गहरा सवाल है। इस विचार पर जरूर